हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ये उस वीडियो सीरीज का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं। ये सारे ही प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कांग्रेस दल के प्राधान्य को स्पष्ट करने के लिए किसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को एक दल का शासन कहा है? ए मॉरिस जोन्स, बी रजनी कोठारी, सी मायरन विनर या डी रुडोल्फ एंड रुडोल्फ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी रजनी कोठारी। देखिए, रजनी कोठारी ने जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसे एक दल का शासन कहा है, लेकिन क्यों कहा है? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से ही जब रजनी कोठारी अपना अध्ययन कर रहे थे उस वक्त तक एक ही दल का प्राधान्य था। किसका था? कांग्रेस का था। कांग्रेस ही सत्ता में रह रही थी अधिकतर समय तक। इसीलिए उन्होंने जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसे कांग्रेस व्यवस्था भी कहा है या एक दलीय व्यवस्था भी कहा है। रजनी कोठारी की कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो आप साथ साथ नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनकी बुक्स पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इन्होंने और भी कई बुक्स लिखी हैं, लेकिन ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भरता के सिद्धांत ने किन के बीच निकट सहयोग पर बल दिया है? उन्नत व तृतीय विश्व देशों के बीच, तृतीय विश्व देशों के बीच, एक क्षेत्र के देशों के बीच या उन्नत देशों के बीच? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी तृतीय विश्व देशों के बीच। जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, यानी कि जो पुअर कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड नहीं हैं, उन कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है उसमें डिपेंडेंसी थ्योरी में क्लियर किया गया है। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है? देखिए, ये थ्योरी कहती है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, सारे जो भी संसाधन हैं, वो ये जो परिधि कंट्रीज होती है, परिधि कंट्रीज यानी ये जो गरीब और अल्प विकसित देश होते हैं, इनसे कोर कंट्रीज यानी कि जो वेल्दी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी ओर फ्लो करते हैं ये रिसोर्सेज। तो ये एक तरह से वेल्दी कंट्रीज को और ज़्यादा वेल्दी बना रही हैं, उन्हें और ज़्यादा डेवलप कर रही हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी में बेसिकली जो राजनीतिक कारक हैं, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उनका रिलेशन बताया गया है। और जो निर्भरता सिद्धांत है वो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज, कौन सी हैं थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज? जैसे लैटिन अमेरिकी देश, अफ्रीकन, एशियन, इन देशों का जो अध्ययन है वो इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, संचित मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। वो कौन सी प्रणाली है जिससे माइनॉरिटीज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। ये प्रणाली माइनॉरिटीज को प्रतिनिधित्व नहीं देती क्योंकि ये सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है, ये सभी को समान रूप से प्राप्त है। और जो बाकी तीनों प्रणालियां हैं वो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को राज्य का आधारभूत कानून माना जाता है क्योंकि उसमें सभी कानूनों का समावेश होता है, कोई कानून उसके विपरीत नहीं बनाया जा सकता, यह सत्ता का स्रोत होता है, या ये जन इच्छा को प्रतिबंधित करता है। क्यों कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन को राज्य का आधारभूत कानून? आप स्टेटमेंट वाइज जाइए, ऑप्शन वाइज जाइए। देखिए, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि एज ए स्टूडेंट
आप जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी मेंटल स्टेटस ये होता है कि आप हर ऑप्शन को किस किस नज़र से देखते हैं, कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं। मैं उसी पॉइंट को लेकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो आप इस तरह से समझिए कि जो स्टेटमेंट ए है उसमें लिखा है कि उसमें सभी कानूनों का समावेश होता है। अब संविधान में कानून होते हैं, बट ये जो स्टेटमेंट है ये डिबेट करने लायक है, क्योंकि सारे ही कानून लिखित नहीं होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपको कन्फ्यूज़न दे रहा है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट है, कोई कानून उसके विपरीत नहीं बनाया जा सकता। स्टेटमेंट राइट है, पर इस पे भी डिबेट हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते हैं, उसके द्वारा कुछ कानून बन जाते हैं। अलिखित कानून होते हैं, वो भी कई बार उससे कॉन्ट्राडिक्टली बन जाते हैं। स्टेटमेंट 3 देखिए, यह सत्ता का स्रोत होता है। आप बताइए, इसमें कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है? नहीं लग रहा है। ये वाकई में सोर्स ऑफ पावर है और यह जन इच्छा को प्रतिबंधित करता है, ये ऑब्वियसली बिल्कुल रॉन्ग है। तो आपको अपना राइट आंसर मिल जाएगा सी, यह सत्ता का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी मैकीन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है। कैसे परिभाषित किया है? गुमनाम साम्राज्य के रूप में, स्वतंत्रता के पुष्प के रूप में, हितवक्ता के रूप में या अदृश्य सरकार के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुमनाम साम्राज्य के रूप में, या फिर अज्ञात साम्राज्य के रूप में। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि ये जो दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये तभी एक्टिव होते हैं जब इनको अपने हितों की पूर्ति करनी होती है, अपने स्वार्थों की प्राप्ति करनी होती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये इनएक्टिव बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC फाइनर के अनुसार ब्रिटेन में संसदीय विपक्ष के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ब्रिटेन की जो दलीय प्रणाली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्या विशेषताएं बताइए फाइनर ने? यह असंगठित है, यह स्थायी है, यह प्रतिनिधि है या यह सहभागी है? कौन से राइट स्टेटमेंट्स हैं इसमें से? राइट आंसर डी है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट राइट है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, यह असंगठित है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो देखिए ब्रिटेन की जो पार्टी सिस्टम है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। मेनली दो वहाँ पे पार्टीज़ हैं। कौन कौन सी पार्टीज़ हैं वहाँ पे? कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। दो छोटे मोटे दल और भी हैं, बट मेनली इसे द्विदलीय व्यवस्था ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता व शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? G.K. रॉबर्ट्स का, विलोबी का, हैरिक का या हरमन फाइनर का? इसका राइट आंसर है डी, हरमन फाइनर। अब ये एकात्मक व्यवस्था है क्या? देखिए, जिसमें सारा पावर, सारी शक्ति का जो केंद्रीयकरण होता है वो केंद्र की तरफ होता है। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इजीली डिसाइड की जा सकती है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंडर में काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन माना जाता है? किसे कहते हैं हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर? प्लेटो, अरस्तु, पॉलीबियस या मॉन्टेस्क्यू? इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सबको आता होगा, क्योंकि अगर आप इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इसका राइट आंसर है बी, अरस्तु। अरस्तु को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने टाइम में अराउंड 157 या 158, थोड़े अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस बताया जाता है, अलग अलग देशों के जो संविधान हैं उनका कंपैरेटिवली अध्ययन किया था। और अरस्तु ने ही सबसे पहले सरकारों का सिस्टमेटिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या मेन एम है इनका? ए, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, बी, जनता पर दबाव डालना, सी, समाज सेवा के लिए कार्य करना, या डी, अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन पर दबाव बनाना। इसका राइट आंसर डी है, अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन पर दबाव बनाना। अब वो कौन से मीन्स है, कौन से साधन है जिससे वो ये ऐसा करते हैं? देखिए, जो डिफरेंट स्ट्राइक्स की जाती हैं, जो घेराव किए जाते हैं, जो बंद किए जाते हैं, ये सब दबाव समूह के साधन हैं जिसके द्वारा ये शासन पर अपना दबाव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? किसने ओपोज किया था सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को? J.S. मिल ने, लॉस्की ने, लिंकन ने, या कार्ल मार्क्स ने? अगर आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको इसका आंसर आता होगा। इसका राइट आंसर है आंसर ए, J.S. मिल। J.S. मिल जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है उसको ओपोज करते हैं, उसको प्रबल विरोध करते हैं। तो फिर ये किसे सही मानते हैं? ये बहुल मतदान या जो गुणात्मक मतदान कहा जाता है उसका समर्थन करते हैं, और ये खुला मतदान और महिला मताधिकार के भी प्रबल समर्थक हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके रखिए। वीडियोस कंटिन्यूअस आ रहे हैं और आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और भी टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस चैनल पे दिए गए हैं, आप प्लीज़ चैनल जाके चेकआउट करिए। आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। Thanks for watching.